हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हम लोग पिछली कक्षाओं में भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने संविधान की उद्देशिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब पेश किया तो फिर संविधान सभा ने उस पर विचार किया और विचार करने के बाद उसको 22 जनवरी 1947 को पारित किया और वही चल करके हमारे संविधान का प्रियम्बल यानी प्रस्तावना बन गया। हम लोगों ने देखा कि जो उद्देशिका है या प्रस्तावना इस संविधान के एक भूमिका या आमुख की तरह है। कहा जाए तो उसकी एक पूरे पाठ का जो सारांश होता है, पूरी उसकी क्या मतलब है, पूरा उसका उद्देश्य क्या है पूरे संविधान का, उसको समाहित की हुई है। कौन? उद्देशिका या प्रस्तावना। उसकी भूमिका क्या है उसको बताना चाहती है। फिर वो आमुख की तरह यानी उसके देखा जाए तो एक मुख की तरह है जो कुछ भी बता रही है कि क्या चीजें हैं प्रस्तावना में हमारे, जो कि संविधान के उद्देश्यों, उसके आदर्शों को तथा उसमें जो शासन प्रणाली है कैसी है, उसको बहुत से नियमों को जो संविधान में दिए गए हैं उनको बताना चाहती है। शासन प्रणाली है, स्वरूप है और संविधान का लागू करने की जो तिथि है इसको प्रदर्शित कर रही है। कौन? जो भारत की संविधान उद्देशिका यानी प्रस्तावना। हम लोगों ने कल उद्देशिका के बारे में देखा कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इसे पेश किया तो उद्देशिका कहा जाता था, और जब यह पारित हो गई 22 जनवरी 1947 को तो यह क्या हो गई? प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना को कल हमने देखा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में कौन? भारत के लोगों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी एतद 2006 विक्रमीय हिंदी वाला मंत्र को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना याद भी होनी चाहिए सबको। अगर प्रस्तावना याद नहीं है, प्रस्तावना का पूरा मूल एक एक शब्द को नहीं जानते हैं तो आपको संविधान पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक, हमने बताया था कि जो हम भारत के लोग हैं, मतलब हम सब भारत के लोगों में हम सब लोग आएंगे। कौन कौन लोग? हम लोग जो यहाँ के निवासी हैं, पूरे भारत के नागरिक हैं, वो लोग आएंगे इसमें। आगे की तरफ अगर देखा जाए तो इसमें जो शब्द आ रहा है हम भारत के लोग, यही मेन है। ठीक, फिर भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हमने बताया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है संप्रभुता। पिछली क्लास में हम इसको बताए। संप्रभुता का मतलब है कि हमको स्वतंत्रता हो, आंतरिक दृष्टि से और बाह्य दृष्टि से शक्ति प्राप्त हो, स्वतंत्रता हो हमारी कि हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं, उसमें कोई रोक छेक नहीं होगी। ठीक, वो चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, हमको स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाजवादी, ठीक, समाजवादी जो शब्द है इसका मतलब ही है कि कोई भी संसाधन निकलता है देश का, ठीक, उसमें सबका सार्वजनिक रूप से हिस्सेदारी हो, समान रूप से वितरण हो। ठीक, वो अमीर हो, गरीब हो, क्या हो, कैसे हो, इससे नहीं मतलब, सबकी हिस्सेदारी, सबकी उसमें बराबरी होनी चाहिए। किसमें? समाजवादी में। फिर आता है पंथ निरपेक्ष। जो पंथ निरपेक्ष है इसका मतलब है भारत जो राज्य है, ठीक, अभी क्या है राज्य, ये सारी चीजों को हमने पहले दिन की क्लास में ही बता दिया। राज्य क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, भारत एक राज्य है कि राष्ट्र है, सारी चीजें हमने पहले की क्लास में, संविधान के पहली क्लास में बता चुके हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब जो भारत राज्य है उसका कोई अन्य धर्म नहीं होगा,
मतलब उसका एक ही धर्म नहीं होगा, उसका सब धर्मों को मिला करके धर्म होंगे। यानी भारत में किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक का मतलब जहां जनता का, लोक का मतलब जनता, तंत्र का मतलब शासन चलता हो। इसलिए अब्राहम लिंकन ने लिखा था ना, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, यानी जनता खुद अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वो उसके ऊपर शासन करता है। गणराज्य, जहां का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता हो। निर्वाचन दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। बनाने के लिए किसको? भारत को, तथा उसके समस्त नागरिकों को। किसके? भारत के नागरिकों को। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, इतना जो शब्द लिया गया ये रूस की क्रांति 1917 से लिया गया है। रूस की क्रांति के शब्द हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का जो विचार लिया गया हमारे संविधान की प्रस्तावना में, ये रशियन क्रांति की देन है। ठीक, यानी कोई भी व्यक्ति है अगर वो सामाजिक रूप से पिछड़ा है समाज में, उसको भी बराबरी में लाया जाएगा, आर्थिक रूप से उसको न्याय दिया जाएगा और राजनीतिक रूप से भी उसको न्याय मिलेगा। विचार, किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज पर विचार करने की उसकी पूरी स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति, उसको बोलने की स्वतंत्रता है, उसको अपने जो भी उसके अंदर अभिव्यक्ति उसको प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता है। लेकिन हाँ, उतना ही स्वतंत्रता है जितना में दूसरे की स्वतंत्रता बाधित न होती है। आपकी स्वतंत्रता आपके नाक तक सीमित है। ये नहीं बोलने की सीमित मतलब स्वतंत्रता हो गई तो आप किसी को गाली दे देंगे, बोलते जाएंगे, इतना बोलते जाएंगे कि वो व्यक्ति ही पागल हो जाए या वो व्यक्ति को कुछ हो जाए। नहीं, दूसरे को मान हानि ना हो, इतना ही करना। फिर विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हैं, उस धर्म को मान सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता दी गई है आपको भारत के संविधान के द्वारा। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, भारत सरकार द्वारा कोई भी भागीदारी अगर होती है भारत राज्य के द्वारा, और कोई भी अवसर की समता का मतलब कोई भी नौकरी जॉब अगर है तो उसमें आपकी जो भागीदारी होगी समान रूप की होगी, सबकी समान रूप से होगी, किसी को उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको जो आया है ना, क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो विचार है, ये फ्रांस की क्रांति की देन है। किसकी? फ्रांस की क्रांति का, जो 1789 में मिला। स्वतंत्रता, एक स्वतंत्रता और ये समता यानी समानता और इधर एक बंधुता, ये जो तीनों शब्द हैं फ्रांस क्रांति के शब्द हैं। ठीक, 1789 में हमको मिले थे। फिर इसमें आता है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता शब्द। ये तीन शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन कौन? समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीन शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था इंदिरा गांधी की सरकार में। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन में बहुत बड़ा विस्तृत संविधान संशोधन हुआ। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक, मिनी संविधान। तो हम लोग देख रहे थे प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए उन सब में, किसमें? भारत के व्यक्तियों में व्यक्ति की गरिमा यानी व्यक्ति का मान सम्मान बनाए रखना और राष्ट्र की एकता, राष्ट्र में जो एकता है, राष्ट्र को उसको खंडित नहीं देना, उसके भूभाग को यानी भारत संघ क्षेत्र को खंडित नहीं होने देना, उसको बनाए रखना। आगे लिखा गया वही शब्द, और अखंडता, उसको बनाए रखना। कैसे बनाए रखना? सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी जो भाईचारा है आपस में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब कुछ को, सबको, किसी भी विभाग को अलग नहीं दे होना है, उसको बनाए रखना है, उस भाईचारे को बनाए रखना है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, फिर मित्ति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी एतत् 2006 विक्रमी हिंदी वाला को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत का मतलब स्वीकार करना, अधिनियमित लागू करना और आत्मर्पित सौंपना, लागू करके सौंपना। किनको सौंपना? हम भारत के लोगों को सौंपना। ठीक, अब हम इन शब्दों को देखेंगे, कौन कहां से क्या लिया गया है
फिर प्रस्तावना के मूल बातों को देखेंगे, फिर एक एक शब्दों को पढ़ा जाएगा बेहतरीन तरीके से। किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत या परेशानी होती है तो आप हमको बताएंगे। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। किसी भी तरीके की परेशानी होने पर आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कहाँ? कमेंट सेक्शन में। और हिस्ट्री की क्लासें अब जो भी कुछ मिलेंगे वो प्ले स्टोर के हमारे एप्लीकेशन पर मिलेंगी। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेस जो ऐप है प्ले स्टोर से, अब उस पे वो क्लासेस सारी मिलेंगी। ठीक, क्योंकि उसमें मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो चुका है तो अब उधर मिलेंगी। देखेंगे प्रस्तावना के जो कुछ शब्द हैं, कौन कौन से कहाँ कहाँ से आए हैं। प्रस्तावना के जो शब्द हैं इसमें देखेंगे तो पहले देखेंगे समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक, एक तरफ से कह लिया जाए तो वही एकता और अखंडता, दोनों लिख लीजिए, एकता और अखंडता, एकता और अखंडता। ये जो तीनों शब्द जोड़े गए हैं, कहाँ से जोड़े गए हैं? ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसी को शॉर्ट में हम लिख सकते हैं 42वां CAA 1976। ठीक, सी कॉन्स्टिट्यूशन, ए का मतलब अमेंडमेंट, ए का मतलब एक्ट। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम। इसमें जो न्याय है, न्याय सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, और राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ये जो न्याय लिया गया है ये किसकी देन है? रूस की क्रांति। किसकी? रूस की क्रांति की देन है। 1917, 1917 ईस्वी रूस की क्रांति की देन है, 1917 ईस्वी की। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। आगे की तरफ स्वतंत्रता, लिबर्टी, लिबर्टी, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता या समता, समता अब्लिक समानता, एवं बंधुता, का विचार, का विचार। कहाँ से लिया गया है ये विचार?
ये फ्रांस की क्रांति की देन है। किसकी? फ्रांस की क्रांति। लिखेंगे फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति की देन। यहाँ भी लिख लेंगे की देन। कब हुई थी? 1789। ठीक, इनको याद रखेंगे। कई बार पूछा जा चुका है कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, तो उसको भी याद रखिएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये नहीं थे, 1976 में इसको जोड़ा गया। आगे की तरफ देखेंगे। इसमें प्रस्तावना की मूल बातें क्या है? ठीक, प्रस्तावना की मूल बातें। प्रस्तावना की मूल बातें, की मूल बातें। प्रस्तावना की मूल बातें क्या है? देखिएगा, जो प्रस्तावना है इसको तीन पार्ट बनाएंगे। तीन पार्ट में लिखेंगे सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्रोत, और सत्ता का मतलब याद रखिएगा, सत्ता का मतलब शासन। क्या? शासन। इसको याद रखिएगा। सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप, सत्ता का स्वरूप। फिर जो है सत्ता का उद्देश्य, यानी जो शासन है या सत्ता है उसका उद्देश्य क्या। ठीक, तीन पार्ट को हम प्रस्तावना में सीखेंगे यहाँ से। ठीक, तीन पार्ट। कौन कौन से पार्टों को देखेंगे? सत्ता का स्रोत क्या है, सत्ता का स्वरूप कौन है, और सत्ता का उद्देश्य क्या है। ठीक, इसको देखा जाए नीचे से यार। किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी होने पर आप हमको कमेंट सेक्शन में सुझाव दें। देखेंगे इसमें सत्ता का जो स्रोत है कौन है? जनता। कौन है? जनता। सत्ता का स्रोत जनता है, क्योंकि जनता ने ही अपने प्रतिनिधि को चुना है और वो शासन कर रहे हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। निर्वाचन दोनों तरीके से होता है। ठीक, इसके बाद जो जनता है इसी को कहा जाता है क्या? लोक प्रभुता। लोक प्रभुता, लोक प्रभुता, लोक प्रभुता का। ठीक, यानी जो जनता का स्रोत है वो सत्ता का स्रोत है, वो कौन है? जनता। और जनता लोक प्रभुता का स्रोत है। लोक प्रभुता का मतलब होता है ईश्वर। जनता प्रभु है। क्या? जनता प्रभु है। क्या है? जनता प्रभु। ठीक, रूस के विचारक थे रूसो। सॉरी, ये फ्रांस से थे, नाम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फ्रांस के विचारक थे, फ्रांस के विचारक थे रूसो। इन्होंने कहा कि जनता ईश्वर है, और उसकी वाणी ईश्वरत्व है।
यानी जो जनता है ये लोक प्रभु है, यही सत्ता के जो स्रोत है, यानी यही पैदा करती है कि शासन का स्रोत कैसा होगा। कौन? जनता पैदा करती है। और जनता क्या है? लोक प्रभु है, यानी जनता प्रभु है। और उसकी रूसो एक फ्रांस विचारक थे, उन्होंने बताया कि जो जनता है यही क्या है? ईश्वर है। जनता क्या है? ईश्वर है। और इसकी जो वाणी है उसकी क्या है? ईश्वरत्व है। फिर पूछा जाता है कि जो लोक प्रभुता का ये जानकारी मिलती है ये किस देश से है? तो फ्रांस से। फ्रांस से, ठीक, फ्रांस से इसका स्रोत मिलता है। आगे देखेंगे हम सत्ता का स्वरूप कैसा है। हमने देखा कि सत्ता का जो स्रोत है जनता है, जनता ही अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो हमारे ऊपर शासन करते हैं। यानी जनता के द्वारा, जनता के लिए जनता का शासन, जनता ने ही अपने प्रतिनिधियों को चुना और वो उसके ऊपर शासन कर रहे हैं। सत्ता का स्वरूप देखेंगे इसमें। सत्ता का जो स्वरूप है इसमें आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या आता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर इसके बाद आता है समाजवादी। क्या? समाजवादी। क्या आता है? समाजवादी। ठीक। फिर क्या आता है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। क्या आता है? पंथ निरपेक्ष। फिर क्या आता है? लोकतंत्रात्मक। 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 फिर क्या आता है? गणराज्य। ध्यान दीजिएगा, सत्ता का स्वरूप जो है कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी उसको आंतरिक और बाह्य दृष्टि से दोनों निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। समाजवादी है, संसाधन कैसा बात करता है? जो संसाधन है समाज में उसका समान रूप से वितरण की बात करता है। पंथ निरपेक्ष, किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देता है, वो सभी धर्मों की मान्यता देने की बात करता है। लोकतंत्रात्मक है, लोक का मतलब जनता, तंत्र का मतलब शासन, यानी जहां जनता का शासन है वो लोकतंत्रात्मक है। गणराज्य है, गणराज्य का मतलब होता है जहां का राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्र का अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होता हो। अब वो निर्वाचन यानी उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट हो सकता है, जनता चुनेगी, या जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनेगी। तो यहाँ हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, यानी हम लोग सांसद और विधायकों को चुनते हैं, फिर ये लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक, आगे देखेंगे ये सत्ता का स्वरूप रहा। आगे हम देखेंगे सत्ता का उद्देश्य क्या है। इस सत्ता का जो उद्देश्य है ये बात करता है न्याय। ठीक, किसकी? न्याय की। कौन सी न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय की बात करता है। न्याय के बाद फिर आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की बात करता है। एक एक वर्ड याद रखना है, स्वतंत्रता और समता। फिर ये स्वतंत्रता के साथ साथ समता की भी बात करता है। फिर बात करता है व्यक्ति की गरिमा। क्या? व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा की बात करता है। फिर यानी व्यक्ति का सबको न्याय मिलना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऐसा उद्देश्य है शासन का। हमारे उद्देश्य जो सत्ता है, चल रहा है, सरकार चल रही है, उस संविधान का हमारा उद्देश्य कि सबको न्याय दिया जाए, सबको स्वतंत्रता रखा जाए, सबके साथ समानता का विचार हो, उस व्यक्ति का भी मान सम्मान हो, उस व्यक्ति की क्या हो? गरिमा हो। इसके बाद आता है एकता और अखंडता। एकता और अखंडता यानी देश प्रेम की जो भावना है उसको बनाए रखना है, उसको खंडित नहीं होने देना है। अखंडता, एकता और अखंडता। फिर लास्ट में आता है बंधुता, यानी जो भाईचारा है इसको बनाए रखना है। ये हमारे शासन के सत्ता का क्या उद्देश्य है। ठीक, क्या है? सत्ता का स्रोत क्या है? जनता है। कौन? जनता। ठीक, अब जनता क्या है? ये लोक प्रभुता। लोक प्रभुता है, यानी जनता क्या है?
प्रभु है, ईश्वर है। और रूसो एक फ्रांस विचारक थे बेचारे, इन्होंने बताया कि जो जनता है, जनता की वाणी क्या है, ईश्वरत्व है। कैसी है, ईश्वरत्व है, यानी ईश्वर की वाणी है। कैसी है, ईश्वर की वाणी है। ठीक, इन्होंने बताया था। आगे की तरफ देखेंगे, सत्ता का जो स्वरूप है कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक, फिर ये जो सत्ता का स्वरूप फिर कैसा है देखेंगे, समाजवादी है। कैसा है, समाजवादी, यानी ये जो संसाधन है समाज में उसका समान रूप से वितरण की बात करता है। फिर कैसा है देखेंगे, हमारा सत्ता का स्वरूप यानी शासन की व्यवस्था कैसी है, ये पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब वो किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देता है, सभी धर्मों को कहता है। हमारा जो भारत राज्य ये नहीं कहता कि हम केवल हिंदू को बढ़ाएंगे, ये कहता हम सभी धर्मों को आगे बढ़ाएंगे। वो बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है इससे नहीं मतलब, लेकिन हमारा जो संविधान है, सत्ता का जो शासन का स्वरूप है, यही कहता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक, उसको शक्ति, सबको शक्ति, मतलब उसको शक्ति दी गई है संपूर्ण। हमारे संविधान की सत्ता का जो स्वरूप है, उस शक्ति उसके पास है, यानी वो स्वतंत्र है। कोई भी बाहरी दृष्टि से भी निर्णय ले सकता है और आंतरिक दृष्टि से भी निर्णय ले सकता है। यही संप्रभुता। समाजवादी है, हमारे सत्ता का जो स्वरूप है समाजवादी है। वो सबके लिए समान रूप से कानून बनाने की बात करता है। कोई भी संसाधन चीज उत्पादित हुई सबको समान रूप से देने की बात करता है, लेकिन वो भेदभाव हो रहा है। पंथ निरपेक्ष, किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देने की बात करता है। फिर आगे आता है लोकतंत्रात्मक। जो लोकतंत्रात्मक है, ये जो बात करता है कि हमारे यहाँ का जो सत्ता का स्वरूप है जनता के हाथों में। किसके हाथों में है, जनता के हाथों में है। जनता चाहेगी जैसे चुनना वैसे चुनेगी। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे इसमें। अगला है हमारे जो स्वरूप है हमारे यहाँ शासन का, वो कैसा है, गणराज्य है। यानी हमारे यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष है, वो क्या होता है, निर्वाचित होता है। ठीक, अब निर्वाचन दोनों तरीके से हो सकता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। फिर सत्ता का उद्देश्य, हमारे शासन का जो उद्देश्य क्या है देखेंगे इसको। पहले आता है न्याय दिलाना। हमारे शासन का जो उद्देश्य है, इसको न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, जो रशियन क्रांति से 1917 में क्या कर लिए गए, इसको धारण किया गया। फिर वो बात करता है स्वतंत्रता देने की। हमारे जो शासन की व्यवस्था है वो स्वतंत्रता देने की बात करती है और देती भी है। फिर है समानता। ठीक, उसको समानता देने की बात करती है। कोई भी अवसर या भागीदारी होगी, सबको क्या किया जाएगा, समान अवसर दिया जाएगा। फिर आता है व्यक्ति की गरिमा। क्या आता है, व्यक्ति की गरिमा आती है, यानी व्यक्ति का मान सम्मान भी तो होना चाहिए। सब कुछ मिलकर ही क्या करेगा, उसको स्वतंत्रता, न्याय, हर चीज समानता मिलकर क्या करेगी, जब उसका सम्मान ही नहीं रहेगा समाज में। आगे की तरफ फिर बात करता है हमारा शासन का जो स्वरूप है, ये बात करता है एकता और अखंडता की। यानी उनके अंदर जो देश प्रेम की भावना है उसको बनाए रखना है, अखंडता खंडित नहीं होने देना। ठीक, फिर आता है बंधुता का विचार। क्या, बंधुता का विचार, यानी उसको भाईचारे में क्या करना है, बनाए, उसके भाईचारा को बनाए रखना है, उसको खंडित नहीं होने देना है। तो ये हमने संविधान के प्रस्तावना की मूल बातों को देखा। किसको देखा, मूल बातों को देखा। किसको, मूल बातों को देखा, किसके, प्रस्तावना के। ठीक, अब हम लोग एक एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। जो इसमें से जितने इंपॉर्टेंट शब्द हैं इनको एक एक मूल बातों को देखा जाए। ठीक, अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी भी प्रकार की, किसी को कोई परेशानी हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक, किसी भी तरीके का किसी को अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं। आगे देखिएगा, इसमें जो लिखा गया है, केसी वियर एक ब्रिटिश संविधानवेत्ता थे। केसी वियर, नीचे नोट करेंगे, केसी वियर।
इधर कहीं लिख लेंगे कोष्टक में ब्रिटिश संविधानवेत्ता। क्या? ब्रिटिश संविधानवेत्ता, ब्रिटिश संविधानवेत्ता। ठीक, ब्रिटिश संविधानवेत्ता थे। देखिएगा इसमें केसी वियर के अनुसार क्या कहा इन्होंने? भारत के संविधान में भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। लोक प्रभुता एक भ्रम है। ये संविधानवेत्ता थे, इन्होंने बताया कि जो भारत का संविधान है इसमें जो लोक प्रभुता यानी जनता जो प्रभु है, क्या जनता प्रभु है, ये जो बात कर रही है जनता क्या है? प्रभु है। इन्होंने कहा कि ये भ्रम है। कैसा है? भ्रम है, बस है नहीं, भ्रम है। ठीक, अब क्वेश्चन देखेंगे मेंस की परीक्षा में यहां से बनते हैं और उसको लिखा भी जाएगा। हम बस उस पे क्वेश्चन पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बाकी आप लिख कर घर पे आएंगे। क्वेश्चन लिखेंगे भारत के संविधान में, क्वेश्चन मेंस का है क्वेश्चन, भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। क्या है? एक भ्रम है। ठीक, टिप्पणी आवलिक चर्चा कीजिए। ठीक, भारत के संविधान में लोक प्रभुता क्या है? एक भ्रम है, टिप्पणी या चर्चा करिए। देखिएगा इसमें उत्तर देखेंगे हम कैसे है। ठीक, भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, टिप्पणी या चर्चा कीजिए। देखिएगा पहले हमारा जो संविधान था, ठीक, जब इसको बनाने की बात आई संविधान को, तो क्या हुआ? संविधान का बनाने की जब बात आई तो इसमें क्या हुआ? इसमें गठन हुआ। किसका गठन हुआ? देखेंगे, गठन हुआ बनाने के लिए गठन हुआ। किसका गठन हुआ? देखेंगे संविधान सभा का। किसका? संविधान सभा का। किसका? संविधान सभा का। संविधान सभा का क्या हुआ? गठन हुआ। फिर जो संविधान सभा का गठन हुआ, ये कैसे हुआ? तो लिखेंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। कैसे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। यानी जो हमने पिछले समय में जो संविधान सभा का गठन देखा, उसमें जाकर देखेंगे तो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए और फिर वो प्रतिनिधि और फिर 93 देशी जो रियासतें थी उनके प्रमुख को मनोनयन किया गया और फिर इसके बाद वो जाकर के संविधान सभा में बैठे तो संविधान को बनाया गया। ठीक, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। क्या हुआ? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। ठीक, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। संविधान सभा का क्या हुआ? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। कहां से हुआ? प्रांतीय विधान मंडल के द्वारा। प्रांतीय विधान मंडलों से क्या हुआ? संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। आगे की तरफ लिखेंगे, फिर जो विधानमंडलों से सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ प्रांतीय विधानमंडल
लो से सदस्यों का, सदस्यों का। फिर आगे की तरफ देखेंगे, ये जो निर्वाचन हुआ किन किन के द्वारा किया गया, ठीक, इनके द्वारा किया गया, लिखेंगे इनके द्वारा किया गया, किनके द्वारा किया गया देखेंगे इसमें, शिक्षा से बड़े लोग, किससे, शिक्षा से बड़े लोग, शिक्षा से बड़े लोग, ठीक, शिक्षा से बड़े लोग, जो डॉक्टर, जैसे डॉक्टर रहे, फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लोग, ये लोग हुए, ठीक, शिक्षा से बड़े लोग आए। आगे की तरफ दूसरी तरफ देखेंगे, संपत्ति से बड़े लोग आए, कहां से, संपत्ति से बड़े लोग, संपत्ति से बड़े लोग, क्योंकि बात आती है क्या, जनता तब नहीं थी, तो हुआ क्या था कि जो अंग्रेज हुआ करते थे उस समय अंग्रेजों ने अधिकार कानून बना रखा था, बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार हुआ करता था, ठीक, महिलाओं को तो अधिकार मिला था लेकिन सबको अधिकार नहीं था, बहुत कम लोगों को महत्वपूर्ण वोट देने के लिए अधिकार मिला था। तो जो संविधान है इसमें कहा गया लोक प्रभुता, यानी इसमें जनता जो है ईश्वर की वाणी है और जनता ही संविधान को लेकर के, यानी सत्ता का जो हमने देखा इधर, सत्ता का जो स्वरूप है या सत्ता का जो स्रोत है किसको बताया जा रहा है, जनता को बताया जा रहा है कि जनता ने क्या किया, सत्ता को यानी शासन को बनाया हुआ, लेकिन कैसे बनाया है एक भ्रम है, बस वहां पर दिखाया जा रहा है बनाया गया है, या हमारे यहाँ शासन जनता चलाती है, नहीं चलाती है। कैसे नहीं चलाती है देखिएगा, जब संविधान सभा के संविधान के बनाने का गठन हुआ तो संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी डायरेक्ट जनता नहीं चुनी थी, पहले सदस्यों को चुना गया, फिर सदस्य क्या किए, जाकर के संविधान सभा में बैठे, फिर उन्होंने अपना विवरण दिया। तो प्रांतीय विधानमंडलों से सदस्यों का कैसा हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। फिर इसके बाद ये जो सदस्य आए थे, जो सदस्य गए, कहां से लोग गए, जो जनता के बीच, शिक्षा से जो बड़े लोग थे ये चुनाव लड़े, जनता ने इनको चुना। फिर जो संपत्ति से बड़े लोग थे रजवाड़े से, इनका मनोनयन कर लिया गया। तो इसमें जनता का कहां शासन देखा जा रहा, ये चुनाव हुए इनके, फिर ये बैठ करके कहाँ गए, प्रांतीय विधानमंडलों में गए, फिर प्रांतीय विधानमंडलों से संविधान सभा का गठन हुआ और इसके बाद तब जाकर के संविधान का हमारा क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो इसमें जनता का जो शासन है देखा जाए तो एक भ्रम ही है, इसमें बस भुलवाया गया है, क्योंकि इसमें जनता का कहीं न कहीं निचला रोल है और जनता को यहाँ तक लाना चाहिए था, कम से कम संविधान सभा तक। जनता का क्या मत है, वो कैसा शासन चाहती है, इसको पूछना चाहिए, लेकिन नहीं। तो ये एक भ्रम है। अब इस पे तो आप लिख ही सकते हैं, भारत का संविधान सभा का जैसे गठन हुआ अप्रत्यक्ष निर्वाचन तरीके से, इसी को बहुत विस्तृत तरीके से लिखना कि जब संविधान सभा बनाने का गठन हो रहा था तो संविधान सभा के सदस्यों को जो लोग है वो लोग कहाँ से चुन कर आए थे, उनके लिए चुनाव हुआ प्रांतीय विधानमंडलों में, और वहाँ दो लोगों के उतारा गया, एक शिक्षा से जो बड़े लोग थे उनको और दूसरा संपत्ति से बड़े लोग जो थे उनका मनोनयन कर लिया गया। ठीक इस तरीके से। तो यहाँ पर देखा जाए जो केसी वियर ने लिखा है, संविधानवेत्ता थे ब्रिटिश, उन्होंने लिखा है कि भारत के संविधान में जो लोक प्रभुता है यानी जनता जो प्रभु की बात की जाती है वो एक भ्रम है नहीं वैसा। यानी हमारे यहाँ का जो शासन का स्वरूप है बताया जाता है, क्या जो प्रधानमंत्री है या जो भी वर्तमान की सरकार है वो हमारे सत्ता से चल रही है, जनता के सत्ता से चल रही है, वो जनता के द्वारा चुनी गई है, ठीक है चुनी गई है लेकिन जनता उनको इतना गिरा नहीं सकती है, नहीं तो इतना नोटबंदी हुई, इतना विरोध हुआ, क्यों नहीं गिरा लेती। बस वो के भ्रम है कि जनता ने उसको चुना, जब तक उनका विश्वास मत बना रहेगा तब तक उनको कोई नहीं गिरा सकता। ठीक, विश्वास मत जब तक रहेगा। तो आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, इसमें प्रस्तावना में अब एक एक शब्दों को देखा जाएगा, सबके बारे में समझा जाएगा
आप इसको और भी बड़ा कम से कम 150 से 200 वर्डों में इसको लिखेंगे अपने कॉपी में। ठीक, संविधान सभा का जब गठन देख लेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। जो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति का क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था, और फिर वो संविधान सभा में पहुंचे। कोई भी दिक्कत